हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अब हम करते हैं हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट। इसका मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करवा रही थी थ्रू बेयरक और कंप्लीट बेयरक भी मैं आपको करवा रही थी। तो सेक्शन 1 to 5 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले सेक्शन 1 to 5 का वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप बीच में से लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6, प्रोविजन टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब रूल में क्या क्या लिखा होना ज़रूरी है। जो ट्रेड यूनियन के रूल्स होते हैं उनमें क्या क्या लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हो। नंबर 1, द नेम ऑफ द यूनियन। ट्रेड यूनियन का नाम, ट्रेड यूनियन का एक फिक्स और यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन पॉइंट बी, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। कि मतलब यूनियन को किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ये उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, द होल ऑफ पर्पज़ फॉर विच द जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल, all of which purpose shall be purpose to which such fund are lawfully applicable under this act। ऑप्शन सी में ये कह रहा है, ऑप्शन सी आपका ये कहता है फंड का यूज़। मतलब जो हमारा जर्नल फंड है ना, जो हमारा जर्नल फंड है वो किस किस लीगल पर्पस के लिए खर्च होगा वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी, द मेंटेनेंस of a list of member of the trade union and adequate facility inspection thereof by the office bearer and member of trade union। इसमें ये कह रहा है कि जो मेंबर की लिस्ट होनी चाहिए ना, मेंबर लिस्ट मेंटेन करनी होनी चाहिए और इंस्पेक्शन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि कितने मेंबर होंगे, क्या है वो पूरी लिस्ट बनी होनी चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर ई, द एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर हु शैल बी पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड और employed in any industry which the trade union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary member or as office bearer required under section 22 to form the executive of trade union। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि मेंबर का एडमिशन कैसा होता है। देखो, एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। ठीक है, एक होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर और एक होते हैं ऑनरी मेंबर, ऑर्डिनरी और ऑनरी मेंबर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डिनरी मेंबर कौन होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर वो होते हैं, मैं इसको ओ से डिफाइन कर रही हूँ। ऑर्डिनरी मेंबर वो होते हैं जो लोग इंडस्ट्री में एक्चुअली काम करते हैं। और ऑनरी मेंबर और टेम्परेरी मेंबर कौन होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है नंबर ऑफ ऑनरी और टेम्परेरी मेंबर। ये कौन होते हैं, वो लोग जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव बनने के लिए इंक्लूड किए जा सकते हैं। आपको समझ में आया। यहाँ पॉइंट ई में क्या कह रहा है, पॉइंट ई में कह रहा है ऑर्डिनरी मेंबर कौन होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं, और ऑनरी और टेम्परेरी मेंबर कौन होते हैं जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आते हैं। ठीक है, या बनाए इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट डबल ई, सेक्शन 6 सब क्लोज डबल ई, द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन विच शैल नॉट बी लेस देन 25 नए पैसे पर मंथ पर मेंबर। अब आपको ये देखना है जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होना चाहिए हर मेंबर से कम 25 नए पैसे पर मंथ लेना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा जितने पॉइंट मैंने आपको बताए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले वन थिंग मोर, आई एम 110% श्योर, नॉट 100%, आई एम 110% श्योर कि यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन इस तरह बेयर एक्ट किसी ने नहीं करवाया होगा। इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी अगर आप इस लेक्चर को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो डेफिनेटली मुझे फील होगा कि कोई कमी रह गई है। क्योंकि इस चैनल पे प्रॉब्लम क्या है, मैं लेक्चर तो बना दूँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बहुत एफर्ट करके लेक्चर बनाती हूँ। एक लेक्चर बनने में 1 दिन लग जाता है पूरा। ठीक है, बट इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी
बच्चे लेक्चर्स देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको 30 नवंबर से पहले सारे लेक्चर्स चाहिए तो इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपका लेबर लॉ का जो पोर्शन है 20 to 25 क्वेश्चन, जो लगभग 40 से 45 मार्क्स का बैठेगा, वो आपका क्लियर हो सके। इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू, ठीक है। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके लेक्चर भी अच्छे नहीं हैं लेकिन उनके व्यूज़ बहुत जाते हैं। आई डोंट नो कैसे जाते हैं, बट चलो छोड़ो ये रेस्टोरेंट पार्ट। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है ये एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 6 का सब क्लोज एफ, ठीक है। द कंडीशन अंडर विच एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट एश्योर्ड बाय द रूल्स एंड विच एनी फाइन और फॉरफिचर मे बी इम्पोज्ड ऑन द मेंबर। तो ये क्या कहता है? ये कहता है बेनिफिट और पेनल्टी, मतलब मेंबर को बेनिफिट कब मिलेंगे और कब उन पर फाइन या पनिशमेंट होगा, ये भी रूल में लिखा होना ज़रूरी है। अगर एपीएफसी में इस बार क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, बहुत डीपली बनेंगे, इसलिए मैं डीपली ही करवा रही हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लोज। ये जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एच देखते हैं हम। द मैनर इन विच द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी अपॉइंटेड और रिमूव्ड। इसमें ये लिखा जाना चाहिए कि ऑफिस बेयरर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होना चाहिए। अब देखते हैं आई। द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एनुअल ऑडिट इन सच मैनर may be prescribed on the account and adequate facility for inspection on account book by the office bearer and member of trade union। तो इसमें ये क्या कहता है कि फंड का ऑडिट और इंस्पेक्शन, जो हमारा फंड है ना उसका एनुअल ऑडिट और जो इंस्पेक्शन होना चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। फंड को सेफ रखने का सिस्टम क्या है या अकाउंट को हर साल कैसे ऑडिट करना है, ये सब ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। ऑफिस बेयरर और मेंबर को अकाउंट बुक देखने की परमिशन होनी चाहिए, ये ना अकाउंट बुक एंड ऑफिस बेयरर ऑफ द, ठीक है, ये इसकी परमिशन होनी चाहिए। आई थिंक आपका ये वाला सेक्शन क्लियर होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन में बी डिजॉल्व, और उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए रूल बुक में डिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन बंद करी जाएगी तो ये पहले से मेंशन होना चाहिए कि उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या नहीं। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 7, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर एंड रिक्वायर अल्टरनेशन ऑफ नेम। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, ये सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा देती हूँ, इतना बड़ा ना पड़िए। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है इसमें, मैं सिंपल में समझा देती हूँ। देखो जब एप्लीकेशन मिलती है तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा डिटेल या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। देखिए ये लिखा है ना, कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ। तो वो क्या कर सकता है कि जो रजिस्ट्रार है ना वो एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा डिटेल या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। और अगर कोई रूल गलत है या इनकम्प्लीट है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें करेक्शन के लिए बोल सकता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट ये हो गया। और अगर ट्रेड यूनियन का नाम जो डुप्लीकेट है मतलब या कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो उस नाम को बदलने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। विच वन, ये सारा आप पढ़ लेना, मैंने सिंपल में बता दिया है। जब तक ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 7 क्लियर होगा। अब देखते हैं, अब ये देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस है यूपीएससी एएलसी 2017 के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का है इनमें से कौन सा एक ग्राउंड नहीं है। तो अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन 10 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 35 जो इसमें लगा हुआ है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग है। तो पहले मैं आपको सेक्शन 10 समझाऊंगी, फिर इसका आंसर आप मुझे कमेंट में मेंशन करना। वैसे मैंने लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ इसे, आई होप आपको क्लियर होगा। शो हो रहा है आपको, ठीक है, आई होप।
चलो सेक्शन 10 में आपको क्लियर बता दूंगी नीचे, क्योंकि फिर ना बार बार ऐसे। चलो ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं, सेक्शन 10 में आपको समझाऊंगी, ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी एएलसी 2017 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्राउंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा, इनमें से कौन सा ग्राउंड है। तो पहला ऑप्शन है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड। ठीक है, अगर फ्रॉड होता है तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन 2, द ट्रेड यूनियन हैज़ कंट्राविन द प्रोविजन, ट्रेड यूनियन कोई कंट्राविन कर देती है तब नहीं होगा। या द जर्नल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ शोन नो कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बेयरर। and option D, an application has been made by trade union for cancellation of its registration। अब ये कह रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। अब देखो वो फ्रॉड से लेगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है। अगर यूनियन कंट्रावीन करती है कोई प्रोविजन का तो भी होगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन बनती है ट्रेड यूनियन के लिए कैंसिलेशन के लिए तो भी होगा। अगर ट्रेड यूनियन की जनरल बॉडी नो कॉन्फिडेंस दिखाती है ऑफिस फेयर में तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा? नहीं, तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्या आती है, नॉट ए लगाए, तो इसके चक्कर में बच्चों के क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको सेक्शन 8, 9 और 10 एक साथ ही करवाऊंगी। अब देखते हैं, चलो सेक्शन देखो, जैसे हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन होना होता है वो कैसे होता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और उसकी कैंसिलेशन की कंडीशन क्या होती है। तो ये सेक्शन मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, ये 8, 9, 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रेड यूनियन हैज़ कंप्लाइड विद ऑल the requirement of the act in regard to registration shall register the trade union by entering in a register to be maintained in such form may be prescribed the particular relating to the trade union contained in the statement and complying the application for registration। तो सेक्शन 8 क्या कहता है हमारा, देखो जब रजिस्ट्रार को ये पूरा बिलीव हो जाता है कि ट्रेड यूनियन ने एक्ट में लिखी हुई सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं, ठीक है, जैसे प्रॉपर रूल्स, मेंबर लिस्ट, एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन, तो रजिस्ट्रार उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर देता है। ये हमारा कहता है सेक्शन 8, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी मैंने रजिस्ट्रार बोल दिया। देखो अब आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है। देखो यहाँ पे ना, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपको उसका रिजल्ट की वो मिलती है ना, हार्ड कॉपी। उसी तरह जब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, जो कि होता है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 10, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, A certificate of registration of trade union may be withdraw or cancelled by the registrar। ये सेक्शन 10 बताता है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ और कैंसिल किस किस कंडीशन में होता है। अब वो कंडीशन हमें देखनी है, ठीक है। चलो, A, ऑन एन एप्लीकेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन टू बी वेरीफाई इन वेरी सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखो पॉइंट ए पहले मैं आपको समझाती हूँ। अगर ट्रेड यूनियन खुद चाहे रिटर्न एप्लीकेशन दे दे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन खुद कह रही है कि हमें, ये कह रही ना कि हमें खुद रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करवाना है, तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ऑप्शन बी, मतलब सेक्शन 10 का सब क्लोज बी, इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। अगर रजिस्ट्रार को पता लग जाए कि जो सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड और मिस्टेक से लिया गया है, और ठीक है, जबकि ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करती,
ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ट्रेड यूनियन के रूल को वायलेट किया गया हो, ठीक है, और या उसके रूल में कुछ सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, उसके रूल में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ना हो। अब मैंने आपको सेक्शन 6 समझाया बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में, तो आपको ये बताना है कि सेक्शन 6 में मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड भी है। यहाँ पे ये कहता है कि रजिस्ट्रार बिना नोटिस दिए सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करेगा। अगर रजिस्ट्रार चाहता है ना कि सर्टिफिकेट कैंसिल करे तो उसे नोटिस तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? नॉट लेस देन 2 मंथ, ठीक है। उसे कम से कम 2 महीने पहले ट्रेड यूनियन को नोटिस देना पड़ता है, और इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप विड्रॉ और कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। रजिस्ट्रार देता है, किसको देता है? ट्रेड यूनियन को देता है, और वहाँ पे मेंशन होता है कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए कह रहे हो या किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रपोजल है। तो आपको देखो समझ में आता है कि सेक्शन 8, 9, 10 में आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। सेक्शन 8 हमें क्या बताता है? सेक्शन 8 हमें बताता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सेक्शन 9 क्या देता है? सेक्शन 9 हमें देता है लीगल सर्टिफिकेट, मतलब इशू कर देता है ना सर्टिफिकेट। और सेक्शन 10 क्या एक्सप्लेन करता है कि कैंसिलेशन की कंडीशंस क्या क्या है, सेक्शन 10, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन 10 तक ट्रेड यूनियन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या है? अपील। चलो अब अपील देखते हैं। सेक्शन नंबर 11 अपील। देखो, any person aggrieved by a refusal of registrar to register a trade union or by withdrawal or cancellation of certificate of registration may within such period as may be prescribed appeal. Subclause A, where the head office of the trade union is situated with the limit of presidency down to the high court or। देखो अब अपील कहाँ फाइल करनी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये कहाँ डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि आप अपील कहाँ कर सकते हो। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, अगर ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस किसी प्रेसिडेंसी टाउन में है, जैसे मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, तो आपकी जो अपील होगी वो वहाँ के हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, वेयर द हेड ऑफिस सिचुएटेड इन एनी अदर एरिया। अगर हेड ऑफिस किसी और एरिया में है तो अपील उस एरिया के कोर्ट में जाएगी। लेकिन ठीक है, अब ये देखो, लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर देखो आपका प्रेसिडेंसी टाउन में जैसे कलकत्ता, मुंबई, चाइना वगैरह, तो सॉरी चाइना मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, मुंबई, कलकत्ता इस जगह पे, तो वहाँ के हाई कोर्ट में अपील हो जाएगी अगर आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस वहाँ पर है। और आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस अदर एरिया में है तो कहाँ पर होगी? नॉट इंफीरियर कोर्ट ऑफ एडिशनल और एडिशनल जज ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन द बिहाफ फॉर दैट एरिया। तो मतलब देखो ये कह रहा है कि अगर हेड ऑफिस किसी और एरिया में भी है तो अपील उस कोर्ट में की जा सकती है जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के असिस्टेंट जज लेवल से नीचे का ना हो। बेसिकली वो कोर्ट जिनका अपॉइंटमेंट किसने किया हो? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सब क्लॉज 2, द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील और पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग the registrar to register a union and to issue a certificate of registration under a provision of section 9 setting aside a withdrawal or cancellation the certification as the case may be and the registrar shall comply with order। सेक्शन 11(2) में ये लिखा है कि अपीलेट कोर्ट के पास फुल पावर होती है कि वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को चेंज कर सके, ठीक है। अपीलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को चेंज कर सकता है या कंफर्म कर सकता है। देखो कोर्ट दोनों काम कर सकती है, एक तो अपील डिसमिस कर सकती है अगर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपील डिसमिस कर देगी, या रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकती है कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करो और सर्टिफिकेट इशू करो, ठीक है। ये पॉइंट
या तो वो अपील को डिसमिस कर देगी या फिर वो रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे देगी कि रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, ऑर्डर दे देगी कि मतलब या तो रजिस्ट्रेशन करो, है ना, और कैंसिलेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, मतलब चेंज करो, और रजिस्ट्रार को इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन ये आ गया आपका, ये 1 और 2 तो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। अब देखते हैं सेक्शन 11(3) में क्या कह रहा है। देखो, एपलेट कोर्ट में अपील सुनते टाइम सिविल प्रोसीजर कोड 19 सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908 के रूल फॉलो होते हैं, ये लिखा गया है। और सेंट्रल कोर्ट ये भी डिसाइड करती है कि अपील की कॉस्ट कौन पे करेगा, मतलब जितना अपील में खर्चा आया है ना अपील करने में, वो कौन पे करेगा, और वो कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी, ये सब सच कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड और नॉट, ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। आपका ये सेक्शन पूरा होता है। नहीं, अभी सेक्शन इसका सब क्लोज 4 भी रह रहा है, चलो 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, 11 का सब क्लोज 4 क्या कहता है। सेक्शन 11 का सब क्लोज 4 कहता है कि अगर आपने अपील की है, ठीक है, और वो डिसमिस हो गई है, तो आपके पास राइट है कि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। बस यही सेक्शन ये 11 का क्लोज 4 कहता है, ठीक है। सेक्शन 12 से लेके अब मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका कवर करवा दूंगी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक सेक्शन उठा रही हूँ, डीपली करवा रही हूँ, तो मुझे ये है कि आपका कोई सेक्शन छूटे ना, कोई भी पॉइंट ना छूटे। और अब देखो, इसमें भी एक PYQ आया हुआ है UPSC ALC 2017 के एग्ज़ाम में, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।